जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी साइंस ट्रिक्स के अंदर। मैं हूं अमित डांगी। आज हम बात करेंगे आर्मी और राजस्थान पुलिस में बार बार पूछे गए प्रश्नों की। आज हम महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्नों की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने कि कौन सा उपकरण हवा का दबाव या वायु दाब मापने के काम आता है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, पायरोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब देखो दोस्तों, पायरोमीटर का उपयोग होता है दूर स्थित वस्तु को ज्ञात करने में, थर्मामीटर का उपयोग होता है ताप मापने का यंत्र, बैरोमीटर का उपयोग होता है हवा का दबाव या वायु दाब मापने का यंत्र, और गैल्वेनोमीटर का उपयोग होता है विद्युत परिपथ में धारा मापने का यंत्र। तो हमारा आंसर होगा बैरोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु होती है। अब देखो दोस्तों, ओस्मियम, लिथियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम। अब देखो दोस्तों, ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, हाइड्रोजन धातु नहीं होती, ये एक तत्व होता है। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है और सबसे भारी तत्व यूरेनियम होता है। तो हमारा आंसर होगा लिथियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टाटरिक अम्ल, मैलिक अम्ल। अब देखो दोस्तों, सिट्रिक अम्ल होता है वो तो सर खट्टे फलों में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में होता है, टाटरिक अम्ल इमली में होता है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने जीत लिए हैं 5 लाख रुपए। और मैलिक अम्ल होता है सेब के अंदर। तो हमारा आंसर होगा टाटरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं, पीयूष या मास्टर ग्रंथि, यकृत, जिगर, लीवर, थायराइड, और इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, पीयूष या मास्टर ग्रंथि होती है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, यकृत, जिगर, लीवर तीनों एक ही नाम है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और थायराइड होती है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो हमारा आंसर होगा यकृत, जिगर, लीवर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तंत्रिका तंत्र, माइक्रोप्लाज्मा, शत्रुमुर्ग का अंडा, और त्वचा। अब देखो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है जिसको न्यूरॉन बोला जाता है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, और शत्रुमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है जो 17 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है? शत्रुमुर्ग का अंडा। और त्वचा होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो हमारा आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वर्मी कल्चर का संबंध होता है। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, केचुआ पालन, और मछली पालन। अब देखो दोस्तों, मधुमक्खी पालन का संबंध है एपीकल्चर से, रेशम कीट पालन का संबंध है सेरीकल्चर से, केचुआ पालन का संबंध है वर्मी कल्चर से, और मछली पालन का संबंध है पीसी कल्चर से। तो हमारा आंसर होगा केचुआ पालन। अब देखो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डीएनए की खोज करने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन दे रखे हैं, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, वॉटसन व क्रिक, और अल्टमान। अब देखो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने तो सर केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, वॉटसन व क्रिक ने, हाँ बिल्कुल सही आंसर, डीएनए की खोज की थी, और अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगर आपको ये एक ऑप्शन और मिलता, रॉबर्ट कोच, तो उसने हेजे के टीके की खोज की थी। तो हमारा आंसर है वॉटसन व क्रिक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। अब देखो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, एमीटर, और रडार। अब देखो दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है, लेक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, एमीटर होता है विद्युत धारा मापने का यंत्र, और रडार होता है वायुयान की दूरी तथा चाल मापने का यंत्र। तो हमारा आंसर होगा सिस्मोग्राफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से अपवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखे हैं, हीरे का चमकना, तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना,
तो अब देखो दोस्तों, हीरे का चमकना तो सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है, बिल्कुल सही आंसर। और आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन का उदाहरण है। सूर्य उदय व अस्त के समय लाल दिखाई देना प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगर एक ऑप्शन और होता, उसमें होता कि सूर्य उदय 2 मिनट पहले तथा सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देना, तो हमारा आंसर होता कि वो अपवर्तन का उदाहरण है। तो हमारा आंसर होगा तारों का टिमटिमाना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में क्या काम में लिया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोस्तों, कैडमियम, यूरेनियम, ठंडा जल और D2O या ग्रेफाइट। अब देखो, कैडमियम का उपयोग होता है नियंत्रक छड़ों के रूप में, यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, और ठंडा जल का उपयोग होता है शीतलक के रूप में। D2O या ग्रेफाइट का उपयोग होता है मंदक या मोडिएटर के रूप में। तो हमारा आंसर होगा यूरेनियम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोस्तों, दूध से दही का बनना, बर्फ से पानी का पिघलना, लोहे पर जंग का लगना, और इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, दूध से दही बनना सर रासायनिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही आंसर। बर्फ से पानी का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारा आंसर होगा बर्फ से पानी का पिघलना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वायुमंडल में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं 78%, 21%, 0.03% और 0.93%। अब देखो दोस्तों, 78% तो सर नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03%, हाँ बिल्कुल सही आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसका सूत्र CO2 होता है, और 0.93% तो ऑर्गन होती है। तो हमारा आंसर होगा 0.03%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मनुष्य का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। किसमें पूछा है दोस्तों? फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 32 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट और 0.6 फ़ारेनहाइट। अब देखो दोस्तों, 32 फ़ारेनहाइट तो सर बर्फ का गलनांक होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट बिल्कुल सही आंसर। सामान्य मनुष्य का फ़ारेनहाइट में तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में पूछता तो 37 सेंटीग्रेड होता, अगर केल्विन में पूछता तो 310 केल्विन होता। किसका? मनुष्य का सामान्य तापमान। 212 फ़ारेनहाइट होता है पानी का क्वथनांक, और 80.6 फ़ारेनहाइट होता है कमरे का सामान्य तापमान। तो हमारा आंसर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन से हैं। अगर दोस्तों, अगर आपको रोगों से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो 2 ट्रिक ध्यान में रखो, जीवाणु जनित की और विषाणु जनित की। जीवाणु जनित की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। अब देखो दोस्तों, रे से रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, करके को साइलेंट कर दो, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। हमें पूछा गया दोस्तों कि विषाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ट्रेकोमा, टिटनस, प्लेग, डिप्थीरिया। अब देखो दोस्तों, ये तीनों नाम नजर नहीं आए हमें, तो हमारा आंसर होगा ट्रेकोमा, क्योंकि रे से रेखा, रे से रेबीज, ख से खसरा, है से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा। तो हमारा आंसर होगा ट्रेकोमा। और ये होते हैं जीवाणु जनित रोग। ये कौन से रोग होते हैं दोस्तों? जीवाणु जनित रोग। ये होते हैं जीवाणु जनित रोग। इनकी हम आगे बात करेंगे। तो हमारा आंसर होगा ट्रेकोमा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हैजे के टीके की खोज करने वाला वैज्ञानिक था। ऑप्शन दे रखे हैं रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, विलियम बेंटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखो दोस्तों, रोनाल्ड रॉस ने तो सर मलेरिया के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने, आपने पीछे भी बताया था, रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके की खोज की थी। आपने फिर से 5 लाख रुपए जीत लिए हैं। तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट कोच। विलियम बेंटिंग ने
इंसुलिन की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ध्यान में रखना दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन आ जाए तो उसने केंद्रक की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट कोच ने हेजे के टीके की खोज की थी। तो हमारा आंसर होगा रॉबर्ट कोच। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से सबसे निम्न किस्म का कोयला होता है। देखो दोस्तों, एंथ्रेसाइट, पीट, बिटुमनी और लिग्नाइट। देखो दोस्तों, एंथ्रेसाइट तो सबसे सर्वोच्च कोटि का किस्म का कोयला होता है, पीट होता है वो निम्न किस्म का कोयला होता है, बिटुमिन होता है वो कोयले का आम रूप होता है और ये मुलायम होता है, और लिग्नाइट होता है वो भूरा कोयला होता है। तो हमारा आंसर होगा पीट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल और टेकोफेरोल। अब देखो दोस्तों, रेटिनॉल होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, रोग होता है उससे रतौंधी। विटामिन थायमीन दे रखा आगे, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और रोग होता है बेरीबेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और रोग होता है सकरवी। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है, उससे रोग होता है नपुंसकता। तो हमारा आंसर होगा थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं, एनीमोमीटर, ओडोमीटर, अल्टीमीटर और ऑडियोमीटर। देखो दोस्तों, एनीमोमीटर का उपयोग होता है वायुयान की गति मापने का यंत्र, और ओडोमीटर का उपयोग होता है वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी। अल्टीमीटर का उपयोग होता है दोस्तों विमानों की ऊंचाई मापने का यंत्र, और ऑडियोमीटर का उपयोग होता है ध्वनि तीव्रता का मापक। अब देखो दोस्तों, हमारा आंसर होगा अल्टीमीटर, विमानों की ऊंचाई मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोताखोर होता है उसके सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, ऑर्गन, नियोन, हीलियम प्लस हाइड्रोजन और हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। अब देखो दोस्तों, सर ऑर्गन तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है, और अगर ऑर्गन ना मिले तो नाइट्रोजन मिल जाए तो वो भी बल्ब में भरी जाती है। नियोन गैस होती है वो रंगीन विज्ञापनों में चमक उत्पन्न करने के लिए काम में आती है। और आपने देखा होगा हवाई अड्डों के ऊपर जो संकेत के रूप में बल्ब लगे होते हैं उनके अंदर नियोन गैस भरी जाती है। हीलियम प्लस हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है वो वायुयानों के टायरों में भरा जाता है, और हवा के अंदर जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन प्लस हीलियम भरा जाता है, और हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण होता है वो गोताखोर के सिलेंडर में भरा जाता है। तो हमारा आंसर होगा हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा होता है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं, विद्युत मोटर, लाउड स्पीकर, सितार और माइक्रोफोन। अब देखो दोस्तों, विद्युत मोटर होता है वो किसको किस में बदलता है, वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर होता है वो बदलता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार होता है, आपने जीत लिए हैं फिर से 5 लाख रुपए। बिल्कुल सही आंसर, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला सितार होता है। और माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो चलते हैं साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।